स्वागत है करियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और जो आज का लेक्चर है वो विगत दिनों जो भारत पर एक कायरतापूर्ण हमले हुए हैं, भारतीय नागरिकों पर जो अटैक हुआ है उस पर आधारित है। और उस अटैक के बाद भारत सरकार का क्या एक्शन रहा है, क्या कठोर कार्रवाइयां भारत सरकार के द्वारा उठाई गई हैं, इस पर चर्चा करेंगे। क्या वो कार्रवाइयां उस कायरतापूर्ण घटना को जवाब देने के लिए काफी हैं, इस पर भी बात की जाएगी। तो घटना क्या थी? वो था पहलगाम अटैक निर्दोष नागरिकों पर, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से समर्थित, पाकिस्तानी सेना से समर्थित कुछ आतंकवादी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उसके बाद सरकार ने क्या एक्शन लिया, इस पर बात की जानी है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या सरकार का एक्शन रहा और उस एक्शन का क्या प्रभाव हो सकता है, इस पर बात किया जाना है। तो उस घटना के बाद जो 22 अप्रैल को हुई है, जिसमें 26 से ज़्यादा हमारे भारतीय, निर्दोष भारतीय आहत हुए, जान से हाथ गंवाना पड़ा, उस पर क्या वेदना सरकार की रही, क्या एक्शन रहा, उस पर बात करते हैं। तो उस घटना के बाद सरकार ने कठोर निर्णय लिया और उस निर्णय में जो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय शामिल था, उसके अंतर्गत यहां जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि भारत सरकार का उसमें एक्शन क्या था। और उस एक्शन के या निर्णय में पहला जो निर्णय था भारत सरकार का, वो है सिंधु जल समझौते को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। जो दूसरा निर्णय है, जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, जो गणमान्य लोग हैं, उनको सार्क के तहत वीजा में कुछ छूट दी गई थी, उसको रद्द करने का निर्णय लिया गया है। पाकिस्तानी राजनयिकों को अल्टीमेटम दिया गया है कि आप 1 मई से पहले पहले देश छोड़ दीजिए। जो सैन्य सलाहकार हैं उसको बाहर जाने की चेतावनी दी गई है। साथ साथ में जो अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट है उसको बंद करने का निर्णय लिया गया है। तो ये भारत सरकार के द्वारा कुछ कठोर एक्शन लिए गए हैं, इसी पर थोड़ा सा विस्तार से डिस्कस करते हैं। तो जो पहला भारत सरकार का जो निर्णय है वो है सिंधु जल समझौते को रद्द करने का निर्णय। आखिर ये है क्या? थोड़ा सा इस पर इतिहास पर बात करें तो ये सिंधु जल समझौता है क्या? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के साथ साथ भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जमीनों का बंटवारा हो गया, साजो सामान का बंटवारा हो गया, सैनिक का बंटवारा हो गया, पैसे का बंटवारा हो गया, तो अब नदियों के जल का बंटवारा कैसे हो, ये उठापटक चलती आ रही थी। और उस उठापटक के तहत ये निर्णय लिया गया था दोनों देश के चीफ इंजीनियरों के द्वारा कि जैसे तैसे जो जल का प्रवाह होता आ रहा है, 31 मार्च 1948 तक ये होता रहेगा। और जब बाद में 1 अप्रैल 1948 ने 1 अप्रैल 1948 के बाद भारत ने जब सिंधु जल या उससे जो जुड़ी नदियां थीं
उसको बाधित किया गया भारत के द्वारा, तो पाकिस्तान में लगभग 17 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद होने के कगार पर आ गए। उसी को एक समझौते का रूप देने के लिए दोनों देशों के बीच जद्दोजहद की प्रक्रिया शुरू हुई और 9 वर्षों के जद्दोजहद के बाद 9 वर्षों के जद्दोजहद के बाद एक बात की जाए, वो समय आया जब 19 सितंबर 1960 उस दिन विश्व बैंक के मध्यस्थता के बाद भारत और पाकिस्तान के चीफ थे, जो उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अयूब खान, उन दोनों लोगों ने IWT पर हस्ताक्षर किया, इंडस वाटर ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया, साथ साथ में विश्व बैंक ने भी उस पर हस्ताक्षर किया था और इसी 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौता हुआ था। अब इस समझौते में क्या समझौता हुआ, थोड़ा सा इस पर चर्चा किया जाए तो सिंधु जल समझौते में जो सिंधु से जुड़ी जो नदियां थीं वो 6 नदियां थीं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। यदि आप इसको देखें तो ये जो नदियां हैं, यहां से जो कैलाश श्रेणी से निकलती है सिंधु नदी, ये इसका प्रवाह तंत्र है और ये भारत से ही जो 5 और नदियां निकलती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास, इन 5 को मिलाकर पंचनद कहा जाता है। तो ये 6 नदियां थीं। अब 6 नदियों में देखिए 3 नदियां ये पश्चिमी नदियां थीं, सिंधु, झेलम, चिनाब, और व्यास, रावी और सतलज ये पूर्वी नदियां थीं। सिंधु, झेलम और चिनाब ये पश्चिमी नदियां थीं, रावी, सतलज और व्यास ये पूर्वी नदियां थीं। तो इन्हीं का बंटवारा हुआ सिंधु जल समझौते के द्वारा। कैसे बंटवारा हुआ इस पर बात किया जाए तो जो पश्चिमी नदियां थीं, जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब शामिल थी, उन 3 पश्चिमी नदियां ये पाकिस्तान के पक्ष में गई और जो 3 पूर्वी नदियां थीं, रावी, व्यास और सतलज, ये भारत को इसकी जिम्मेदारी दी गई या ये भारत के हिस्से में गई। तो इन तीनों नदियों का, 3 नदियों का बंटवारा हुआ। बंटवारे के तहत, समझौते के तहत हुआ क्या, सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और रावी, व्यास और सतलज, इन 3 नदियों के जल पर निर्बाध रूप से भारत का अधिकार होगा। साथ साथ में इस समझौते के तहत यह भी निर्णय लिया गया था कि जो सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का जो जल है उसका उपयोग भारत कुछ कार्य विशेष के लिए भी कर सकता है, जैसे सिंचाई के लिए है, पीने के लिए है, लेकिन ध्यान रखना अस्थायी रूप से बांध बना करके उस जल को इकट्ठा करने की अनुमति नहीं थी। और बाकी जो पूर्वी नदियां थी उन पर भारत का पूरा अधिकार था। यह समझौते के तहत हुआ था। साथ में यह भी निर्णय लिया गया कि जो आंकड़े हैं उनसे संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहेगा। संधि के अनुसार एक अस्थायी सिंधु जल आयोग का गठन किया जाएगा। यह उसी संधि में शामिल था, जिसमें भारत और पाकिस्तान से एक कमिश्नर की नियुक्ति होगी, जिनकी
वर्ष में एक बैठक जरूर होगी भारत या पाकिस्तान में। इसी बैठक में सूचनाओं का आदान प्रदान होगा, कितना जल भारत प्रयोग कर रहा है, कितना जल पाकिस्तान प्रयोग कर रहा है, क्या भारत के द्वारा किया जा रहा है, क्या पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है, ये समझौतों में तय हुआ था। साथ साथ ये भी निर्णय लिया गया था, इस संधि में था कि यदि संधि पर कोई कंफ्यूजन बनती है दोनों देशों के बीच, तो उस कंफ्यूजन को जो कमिश्नर नियुक्त होंगे वो दूर कर सकते हैं। यदि संधि में कोई मतभेद उत्पन्न होता है तो दोनों देशों के द्वारा कोई न्यूट्रल एक्सपर्ट नियुक्त किया जा सकता है जो इस मतभेद को दूर कर सकता है। और यदि कोई विवाद होता है इस संधि को लेकर के, तो इसका निर्णय या इस बात को हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जा सकते हैं, वहां से इसका निदान हो सकता है। ये 3 स्थितियों में क्या हम कर सकते हैं, इस पर भी उसी संधि में प्रस्ताव लिखा गया था। तो ये एक मोटा मोटा आप समझ सकते हैं कि ये सिंधु जल समझौता था। अब भारत और पाकिस्तान के बीच जब ये सिंधु जल समझौता हुआ तो कहीं ना कहीं ये समझौते का जो फल था, जो रिजल्ट था, उसके अनुसार जो 100% नदियों का जो जल था वो 80% जल वो पाकिस्तान के खाते में गया और भारत को केवल 20% जल मिला। आप देख सकते हैं कि केवल भारत के खाते में 20% जल आया। कितना अतार्किक ये संधि था, जबकि नदियां भारत से ही निकलती हैं, भारत में ही प्रवाहमान होती हैं, फिर भी इन नदियों का जल का उपयोग भारत नहीं कर सकता था। इस बात पर समय समय पर चर्चा भी हुई, मांग भी उठी कि इस संधि को भारत को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन भारत पाकिस्तान की स्थिति को देखते हुए, वहां के जनमानस को देखते हुए, यदि वास्तविकता यह है कि यदि भारत के द्वारा इन नदियों के जल को अपनी तरफ मोड़ लिया जाता है तो पूरी तरीके से जो पाकिस्तान है वो एक चौपट होने के कगार पर आ जाएगा। अब भारत का ये बड़ा दिल ही है कि इस कायरतापूर्ण हरकतों के बावजूद भी भारत उन जल को पाकिस्तान को देता रहा है, यहां देता ही रहना कहा जाएगा, क्योंकि वो हमारा है, हमारे भूमियों से नदियां निकलती हैं। तो ये जल समझौता था। इस अटैक के बाद भारत के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि हम इस संधि को समाप्त करेंगे, और यदि संधि समाप्त हो जाती है तो उसका परिणाम क्या हो सकता है ये बेहतर हर एक आदमी समझ सकता है। तो ये पहला निर्णय लिया गया था। उम्मीद करते हैं ये सिंधु जल समझौता क्या है ये समझ में आ गया होगा। जो दूसरा निर्णय लिया गया है उस पर बात करते हैं। सार्क एक संगठन है जो 88 में बना था। क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क, SAARC। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, एक सहयोग संगठन है जिसकी जो स्थापना है वो हुई थी 8 दिसंबर 1988 को। ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। सचिवालय इसका काठमांडू में है। और जो दक्षिण एशियाई देश हैं वो इसके सदस्य हैं। कौन कौन? जिसमें भारत है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे इसके सदस्य हैं। स्थापना 8 दिसंबर 1988 को हुई थी। स्थापना के बाद 1992 में
1992 में यह निर्णय लिया गया था कि जो सार्क देश के सदस्य हैं वो हर एक देश किसी दूसरे देश के जो गणमान्य लोग हैं, वो चाहे राजनीति से जुड़े हों, उद्योग से जुड़े हों, खेल से जुड़े हों, फिल्म से जुड़े हों, साहित्य से जुड़े हों, ऐसे गणमान्य लोगों को वीजा में छूट दिया जाएगा। मतलब यदि उस होम कंट्री अर्थात जिस देश के वो हैं, वो देश उनको एक टैग दे देती है, एक, अब वो सिंबल हो सकता है, कोई पत्र हो सकता है, तो उस पत्र या सिंबल के सहारे, उस टैग के सहारे वो इन देशों में वीजा के बिना जा सकते हैं, वहां रह सकते हैं। तो ये एक छूट था। इस घटना के बाद भारत सरकार ने सार्क के तहत ये जो छूट था, वीजा छूट, इसको रद्द करने का निर्णय लिया है। तो ये दूसरा कठोर कदम था। उसके बाद में बात करते हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो बाघा और अटारी बॉर्डर है, इस घटना के बाद भारत सरकार ने इसको बंद करने का निर्णय लिया है कि अब इस बॉर्डर को बंद कर दिया जाएगा, जिससे ना पाकिस्तान के लोग भारत आ सकते हैं, ना भारत के लोग पाकिस्तान जा सकते हैं। यह भी एक निर्णय है। अच्छा, अभी इसका प्रभाव क्या होगा, इस पर भी चर्चा किया जाता है। तो ये बॉर्डर को बंद करने का निर्णय लिया, जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं, ये अटारी बाघा बॉर्डर है। अगला जो निर्णय है सरकार का, वो जो पाकिस्तानी राजनयिक हैं, राजनयिकों को देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है। और यह निर्देशित किया गया है कि वो 1 मई तक हर हाल में, 1 मई 2025 तक हर हाल में भारत छोड़ करके चले जाएं। जो राजनयिक होते हैं, जैसे पाकिस्तानी जो दूतावास भारत में है, वहां के जो उच्चायुक्त हैं, उनके साथ बहुत सारे सैन्य सलाहकार होते हैं। तो वो नाम के लिए तो वो सैन्य सलाहकार होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दबे पांव ये आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने का एक अड्डा बना देते हैं इस सचिवालय को। तो यह भी निर्णय लिया गया है कि 1 मई तक जो भी पाकिस्तानी राजनयिक हैं, साथ में उनके जो सैन्य सलाहकार हैं, वो भारत छोड़कर चले जाएं। और साथ साथ में जो भारतीय राजनयिक हैं, उनको वापस पाकिस्तान से बुला लिया गया है। तो ये निर्णय था। साथ साथ में ये भी निर्णय है कि जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, जो भारत में रह रहे हैं, वो भी तत्काल भारत को छोड़ करके वापस चले जाएं। तो ये भारत सरकार के द्वारा कुछ निर्णय लिया गया है। अब जो प्रमुख निर्णय सिंधु जल समझौता है, उस पर पाकिस्तान सरकार के द्वारा कहा गया है कि हम इसको एक युद्ध के तरीके से ले रहे हैं। तो यदि पाकिस्तान युद्ध के तरीके से ले रहा है, तो अब वो दिन दूर नहीं होना चाहिए कि उस युद्ध के तरीकों को वास्तव युद्ध में बदल दिया जाए। और जो ये हरकत है, कायरतापूर्ण हरकत, इसका माकूल जवाब दिया जाए। सरकार का ये निर्णय काबिले तारीफ निर्णय है, क्योंकि यदि इसका कठोरतम तरीके से पालन हो गया तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक तबाही की ओर अपने आप पहुंच जाएगा। आप सोच सकते हैं, जो कंगाल 600 रुपया किलो आटा जहां बिक रहा हो, यदि वहां की फसलें और चौपट हो जाएं, लोग पानी के लिए तरसना शुरू कर दें, तो उस देश की क्या स्थिति होगी। एक नंगे भुखमंगे देश जिसके अंदर केवल बड़बोलापन है और कुछ नहीं है,
उसके साथ ऐसे एक्शन की जरूरत है जो सरकार ने लिया है। इससे और कुछ यदि हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पर, हम और कैसे पाकिस्तान को घेर सकते हैं, आर्थिक रूप में, कूटनीतिक रूप से, वह भी करने की जरूरत है। फिलहाल जो सरकार का एक्शन है वो काबिल तारीफ है। तो ये था अटैक के बाद सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय। उम्मीद करते हैं जो ये सूचना है वो आप तक पहुंचे, जानकारी का माध्यम बने, और वीडियो यदि अच्छे लगे हों तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं कुछ ऐसे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।